ठीक है ना। उन्हें यह चाहिए कि उनके बीच अंतर तो है, उनके बीच अंतर है, लेकिन उस अंतर से विश्व में दो ध्रुव ना बनने पाए। यानी जरा समझिएगा, यहां इस टॉपिक में यह कहा गया है कि अगर हम देखें तो इस समय एक ध्रुव कहां है विश्व का, वो है चाइना। क्या है? एक ध्रुव क्या है? चाइना। और एक ध्रुव क्या है? यानी यूएस। ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस है, इनके बीच में बहुत से डिफरेंसेस हैं, बहुत से डी यानी डिफरेंसेस हैं। लेकिन यहां कहा गया है कि इन दोनों को इस प्रकार की नीतियों का अनुपालन नहीं करना चाहिए कि कुछ देश इस चाइना के साथ आकर के खड़े हो जाएं, ठीक है, और कुछ देश इस यूएस के साथ आकर के खड़े हो जाए। यानी इस प्रकार से पोलराइजेशन को रोकना होगा। नहीं तो जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व का निर्माण हुआ था और एक कोल्ड वॉर चला था, उसी प्रकार की स्थिति पुनः उत्पन्न हो जाएगी। तो आप देखिए, जब विश्व इतिहास में आप लोगों को पढ़ाऊंगा जीएस में, तो ये सारी घटनाएं आपको लगता है, जब कोल्ड वॉर पढ़ाऊंगा तो ये सारे एडिटोरियल्स वहां इंटरलिंक मिलेंगे, आपको मजा आएगा। यानी हिस्ट्री जीएस 1 से आंसर राइटिंग शुरू कराने जा रहा हूं, तो उसमें जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पे आएंगे तो जो आज की सभी घटनाएं हैं आप देखेंगे मैं सबको कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ाऊंगा तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ये दिखाऊंगा कि क्या इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो ब्रिटिश एरेना में, ब्रिटिश क्षेत्र में स्टार्ट होता है, ठीक है, 18th सेंचुरी में, क्या उस औद्योगिक क्रांति में आज के इंडस्ट्रियल 4 के बीज दिखाई पड़ते थे? यानी इस एंगल तक जोड़ने की कोशिश करूंगा और प्रूफ करूंगा कि यहां दिखाई देते थे, क्योंकि कई पॉइंट्स हैं जो मैंने पढ़े। तो जीएस2 मेरे प्यारे बच्चों, फिर से भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव। बिल्कुल भाई, भारत हो ही गया, विकसित देश है यूएस, विकासशील देश है चाइना। अब इनकी नीतियों और राजनीति का प्रभाव इंडिया पर, तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा यह प्रश्न है। और प्रश्न आपके सामने 2021 में पूछा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के रूप में एक ऐसे अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है जो तत्कालीन सोवियत संघ की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, शीत युद्ध स्टार्ट हुआ है, जो यूएसएसआर के पतन तक यानी 1991 तक चला, तो वह ठीक उसी प्रकार का है और उससे ज्यादा खतरनाक है इस समय यूएस और चाइना का, ठीक है ना, संघर्ष। अब आप यहां से देख सकते, ठीक है। तो यूएस से चीन के रूप में अस्तित्व के खतरे के, यानी कि आज यूएस का अस्तित्व क्या है, जरा प्रश्न को समझिएगा। यूएस का अस्तित्व क्या है? यूएस का अस्तित्व क्या है? विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति। और आप ध्यान रखिएगा, जब भी यूएस की इस महाशक्ति की स्थिति को किसी ने भी चैलेंज किया है, उस समय युद्ध हुए हैं। चाहे यूएस ने प्रत्यक्ष सहयोग किया हो ना किया हो, लेकिन उसकी भूमिका हमेशा रही है, चाहे पर्दे के पीछे से ही। तो संयुक्त राज्य अमेरिका अस्तित्व के खतरे का मतलब यह नहीं है कि चाइना उसे समाप्त कर देगा, न्यूक्लियर बम फेंक देगा, ना 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 ना, ये बच्चे सिंबॉलिक वर्ड है। अस्तित्व के खतरे का मतलब विश्व की महाशक्ति का जो स्टेटस है, वर्ल्ड की जो पावर का स्टेटस है, वह स्टेटस का अस्तित्व खतरे में है, क्योंकि चीन भी अब उसका दावा कर रहा है। यानी चीन भी अब इसका दावा कर रहा है और कहा गया ये ज्यादा खतरनाक है, यूएस के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण है उस समय जो उसको चुनौती मिली थी कोल्ड वॉर के समय यूएसएसआर से, उससे ज्यादा। तो ऐसा क्यों होगा बच्चे? ऑब्वियस है, यूएसएसआर, अब हम कंपेयर करेंगे कि उस समय का जो यूएसएसआर था वो किन किन क्षेत्रों में यूएस के बराबर था और कहां कमजोर था, और आज का जो चाइना है वो किन किन क्षेत्रों में, यानी जैसे मिलिट्री में, जैसे इकोनॉमी में, जैसे डिफेंस में, तो इसमें कौन मजबूत है? यानी चाइना यूएस के मुकाबले कितना है, यूएस चाइना के मुकाबले कितना है। इसी कंपेयर के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो ये प्रश्न देखने में आपको इजी लगेंगे, लेकिन इनका आंसर लिखने के लिए आपको बहुत अच्छा कंटेंट चाहिए। इसीलिए आप नोटिस करते होंगे कि कुछ बच्चों को छोड़ दिया जाए तो जीएस के पेपर 1, 2, 3 में मैक्सिमम नंबर 90-100 के बीच में ही रहते हैं जो सिलेक्ट हो रहे हैं उनकी। मैक्सिमम की बात मैं कर रहा हूं, 90% बच्चों के मार्क्स 90, 100, 80, 90, 100 ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत डेप्थ की जरूरत होती है। और खुद आप बताइए कि साल भर
आंसर राइटिंग चले ऐसा मेरे अलावा आज तक इनिशिएट किसने लिया? साल भर यानी चल रहा है जो आपके लिए मैंने अभी लिया है। और जो हिंदी मीडियम और रीजनल मीडियम के बच्चे उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर फाइट करनी है तो इंग्लिश मीडियम से टक्कर तो आपको तगड़ी मिलती है। ठीक है, अब वो रीजन बहुत से हैं, उन रीजंस में मैं नहीं जाना चाहता हूं। अच्छा, एक चीज और, इंग्लिश मीडियम के बच्चे करते क्या हम लोग एडमिशन ले सकते हैं? बिल्कुल। आंसर मैं हिंदी में कराऊंगा, लेकिन टर्मिनोलॉजी सारी इंग्लिश में यूज कर दूंगा, यानी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। आंसर मैं हिंदी में करूंगा। उसके पीछे रीजन ये है बच्चे कि अगर मैं कंटेंट राइटर से कहता हूं तो फिर जो आंसर की आत्मा है वो टूट जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं अभी कंटेंट बनाऊं, फिर मैं भेजूं, फिर कोई उसको टाइप करेगा, टाइप करने के बाद फिर मुझे प्रूफ रीड करना पड़ेगा, यानी एक क्वेश्चन को बनाने में मुझे 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, एक अपने कंटेंट जो टाइपिस्ट होते हैं उनके साथ, और उसको ट्रांसलेट कराओ तो एक क्वेश्चन बनने में 3 से 4 घंटा। लेकिन अगर हिंदी में है तो मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 9 से 10 मिनट से ज्यादा कभी लग ही नहीं सकता। समझ कितने मिनट? 9 से 10 मिनट, क्योंकि हर विषय आप सब मुझसे आप पढ़ ही रहे हैं, सब पे ठीक ठीक कमांड है, तो 9 से 10 मिनट। तो इस वजह से करूंगा तो हिंदी में, जिससे और फिर जब आप तुरंत क्वेश्चन को जनरेट करते हैं बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट आते हैं। और आपको सिखाऊंगा भी कि देखो इतना टफ क्वेश्चन है, कैसे मैं इसको 7 मिनट में सॉल्व कर रहा हूं। आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंटेंट तो हिंदी में रहेगा नहीं, बट टर्मिनोलॉजी में इंग्लिश में यूज कर दूंगा, और आप उस अगर इससे आपका काम चल जाए तो आप सबका भी स्वागत है। ठीक है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इंग्लिश में कराना ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ी बात, लेकिन मेरी जो मैक्सिमम ऑडियंस है लगभग 95% तो हिंदी के ही बच्चे हैं, तो इस वजह से अगर मैं इंग्लिश में करा दूं तो उनको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करें तो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे मुझे फॉलो करें, प्लीज आप सबका भी स्वागत है, वो भी दिल से। ठीक है, तो ये हो गया। आइए पढ़ते हैं। व्हाट इज द इशू? चीन और रूस के बारे में कहा गया कि ये दोनों अमेरिका के लिए एक खतरा हमेशा पैदा करते हैं, और वो अस्तित्व का खतरा यानी महाशक्ति के स्टेटस का खतरा, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना? अब कुछ खतरे होते हैं आर्थिक रूप से, यानी कुछ मिलिट्री और कुछ वैचारिक खतरे भी होते हैं। जरा समझिएगा, आर्थिक खतरे का मतलब कौन नंबर 1 आर्थिक पावर है? जैसे अभी अगर आप देखें तो चाइना बैलेंस ऑफ ट्रेड में अमेरिका के कंपेयर में वो मजबूत है, यानी अमेरिका का व्यापार घाटा है चाइना के साथ। वैचारिक रूप से स्वाभाविक है, रशिया और चाइना एक प्रकार से साम्यवादी व्यवस्था को रिप्रेजेंट करने वाले देश हैं, जबकि हमारा अमेरिका लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को आगे लेके चलता है। सैन्य खतरे भी हैं, यानी मिलिट्री पावर में रशिया हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग इस स्थिति में रहा, अब चाइना भी उसी स्थिति में आ रहा। तो ये इन्हीं स्तरों पर आपको चेक करना है कि कैसे खतरा रहा है, याद रखिएगा। अब आता है बच्चे, हम कभी भी इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर लिखें, मैंने हमेशा कहा कि भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती। क्या प्रश्न है? यानी संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के रूप में एक ऐसे अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है जो तत्कालीन सोवियत संघ की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। इसको आप लिखेंगे कैसे? आप लिखेंगे पेंटांगन, जो वहां का, तो पेंटांगन की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति। अब आप लीजिए, अकॉर्डिंग टू पेंटांगन नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी, यानी अमेरिका की नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी के अनुसार, यानी स्टार्ट आंसर यहां से करेंगे तब तुरंत एग्जामिनर कहेगा अच्छा भाई बात तो सही। ठीक है, तो अमेरिका की ही नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी, राष्ट्रीय रक्षा रणनीति के अनुसार उसमें कहा गया कि चीन अमेरिका के लिए, अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए शीर्ष चुनौती बना हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वही कह रहा है। जबकि रूस क्या है? एक प्रमुख खतरा बना हुआ है। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा। ये क्या है? एक एक्यूट थ्रेट है, प्रमुख खतरा है। और टॉप चैलेंज कौन है? टॉप चैलेंज है कौन है बच्चे? याद रखिएगा, टॉप चैलेंज है चाइना, और एक्यूट थ्रेट है कौन? यानी रशिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसको आप याद कर लीजिएगा। यानी आपके इस प्रश्न की पुष्टि इसी रिपोर्ट से ही हो गई, याद रखिएगा। अब आता है यूएस चाइना कोल्ड वॉर। देख सकते हैं आप, यूएस चाइना कोल्ड वॉर मोर डेंजरस देन यूएस सोवियत राइवलरी, यानी रशिया और चाइना और अमेरिका का जो कोल्ड वॉर है वो ज्यादा खतरनाक है। आइए देखें अब यूएस और यूएसएसआर
में जो अस्तित्व की बात थी, तो कौन किस क्षेत्र में कितना ताकतवर था, इससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि दोनों में राइवलरी क्यों रही है। तो आइए देखें, आर्थिक, सैन्य, सामाजिक, वैज्ञानिक रूप से हर पहलू में यूएसए यूएसएसआर से कहीं अधिक शक्तिशाली था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कर रहा है, सेंट्रल सीआईए कहता है, यानी अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए, कंपेरिजन ऑफ सोवियत एंड यूएस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट 1960 to 83, यानी इन सभी स्तरों पर यूएसए क्या था, ज्यादा पावरफुल था, याद रखिएगा। लेकिन अगर हम इतना ही पढ़े तो आज आर्थिक रूप से आप यूएसएसआर से चाइना कहीं ज्यादा ताकतवर है कि नहीं, मिलिट्री में भी यूएसएसआर तब ताकतवर है, लेकिन चाइना भी इससे कम नहीं। सोशियोलॉजिकल, यानी उसके पास एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, ठीक है, उसके पास बहुत बड़े, जैसे हमारे एनआरआई हैं वैसे चाइना के भी एनआरआई हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में रेमिटेंस भेज रहे हैं। इसके अलावा साइंटिफिकली भी आज यूएसएसआर से चाइना बहुत आगे, तो इसीलिए कहा जाता है कि आज वो बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है, किसके लिए, यानी यूएसए के लिए। आइए देखें यूएसए और यूएसएसआर। बच्चों आप बस कंटेंट को देखिए और फिर सोचिए कि सर आपके लिए, ये मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि जिससे आप भी मोटिवेट होकर के अच्छा काम करने से पीछे ना हटें। आपके लिए कंटेंट देख सकते हैं कितना साइंटिफिक। यूएसए यूएसएसआर 1945 से 55 के बीच में, आइए देखें कि कौन किस क्षेत्र में किस स्थिति पे है, आइए देखते हैं। तो 1945 से 1955 यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की स्थिति में देखिए, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी में यूएसए टॉप पे रहा है, सेना में यूएसए टॉप पे रहा है, इंडस्ट्रियल पावर में यूएसए टॉप पे रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में यूएसए टॉप पे रहा है, टेक्नोलॉजी में यूएसए टॉप में रहा है 1945 से 55। तो यानी यह उसके अस्तित्व को उसके अस्तित्व को चुनौती देने की स्थिति में रशिया 1955 तक नहीं था। लेकिन अब आप देखिए 1955 से 65 में क्या हो गया बच्चे, अर्थव्यवस्था में तो यूएसए तब भी टॉप पे था, लेकिन सैन्य शक्ति में यूएसएसआर ने पछाड़ दिया 55 से 65 के बीच में। इंडस्ट्रियल पावर में दोनों इक्वल आ गए, जीवन की गुणवत्ता में यूएसएसआर ज्यादा मजबूत हो गया क्योंकि समाजवादी प्रकार की सरकार थी, और टेक्नोलॉजी में आगे निकल गया यूएसएसआर। अब आप देखिए 55 से 65 में। तो अब जब आप उस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं कि यूएसएसआर यूएस के अस्तित्व के लिए ज्यादा खतरनाक रहा कि चाइना रहा, तो इस प्रकार का कंटेंट अगर आपके पास होता है तो आपकी सोचने की क्षमता ज्यादा बेटर होती। ये प्रश्न नहीं भी आता है, मैं कहता हूं कोई और प्रश्न आया, मैं कहता हूं इकोनॉमी में कोई प्रश्न आ गया, ऐसे कंपेयर कर दिया, तो कम से कम आपको एक आइडिया मिलेगा कि सर ने उस प्रश्न में ऐसे ऐसे कंपेयर किया था, हम इस प्रश्न में ऐसे ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। तो एक कंटेंट केवल एक कंटेंट नहीं होता, अगर वो अच्छा होता है तो कई जगह पर इसी पैटर्न का यूज करके आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप देखिए 1955 से 65 का ये पूरा कंपेयर किया गया है, याद रखिएगा, वही सारी बातें हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 1955-65 में, उसी को यहां पर आगे बताया गया है। अब आता है 1965 से 75, ये जो मैंने छोड़ा ना बच्चों, उसी को एक्सप्लेन किया गया, तो आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चले। अब आता है यहां पर इकोनॉमी में यूएसए, सैन्य शक्ति में अभी भी यूएसएसआर, औद्योगिक शक्ति में लगभग बराबर, टेक्नोलॉजी में देखो फिर पछाड़ दिया यूएसए ने यूएसएसआर को, और क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी पछाड़ दिया। यानी अभी वो केवल दो स्तर पर, एक मिलिट्री पावर पर और इंडस्ट्रियल पावर, यानी दो पावर पर साथ रह गया 1965 से 75 में। और यहां पर एक बहुत बड़ा संकट आता है जो है, वहां करप्शन बहुत ज्यादा फैलता है, और 1975 के बाद तो हर क्षेत्र में जो यूएसएसआर है वो पीछे हो जाता है, याद रखिएगा। तो और 1991 में आकर के उसका पतन ही हो जाता है, सोवियत संघ का पतन आप सबको पता है। अब आता है यूएसए वर्सेस चाइना। ठीक है, अगर हम रूस को देखें तो रूस तो आज इटली के बराबर इकोनॉमी रखता है, तो कोई मतलब नहीं। वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है ना, चाइना है, याद रखिए। ठीक है, तो चाइना यूएसएसआर के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर है, किसके, आर्थिक स्तर पर। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये है, आप याद रखिएगा। और जापान सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स, ये जो आंकड़ा निकालती है, जापान सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स रिसर्च कहती है कि चीन 2033 में नाम मात्र के सकल घरेलू उत्पाद में
यानी जो नॉमिनल जीडीपी होती है, दो प्रकार की जीडीपी, एक नॉमिनल एक रियल। नॉमिनल यानी जो करंट ईयर पर निकाली जाती है, जिसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया जाता, जिसके बारे में रात को 9 बजे आज अपना लेक्चर स्टार्ट होगा। तो नॉमिनल जीडीपी में यानी करंट ईयर पर बिना इन्फ्लेशन एडजस्ट किए हुए जो हम जीडीपी निकालते हैं, 2033 में अमेरिका को पछाड़ देगा। तो आप देख सकते हैं, यानी इसीलिए कहा गया है, पहला पॉइंट, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। क्या कह रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के रूप में एक अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है जो तत्कालीन सोवियत संघ की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण है। तो पहला पॉइंट क्या, यानी आर्थिक रूप से और 2033 में नॉमिनल जीडीपी में, एनजीडीपी में वो अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। यह है चुनौती बच्चे, ठीक है ना। जबकि आगे बढ़ते हैं। चाइना रिमेन्स टॉप थ्रेट इन न्यू यूएस नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी। अक्टूबर 2022 में अमेरिका की न्यू नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी लॉन्च की गई, जिसमें चाइना को टॉप थ्रेट बताया गया। आप देख लीजिए, और इसी पर यूपीएससी ने उठा के आपसे 21 में ही क्वेश्चन पूछ लिया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि न्यूज पर, करंट पर फोकस रहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब आज के समय में यूएसए वर्सेस चाइना की बातचीत यहां पर की गई है। तो चीन क्या करता है, यानी एस्पियोनेज, चीन जासूसी भी करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी भी करता है। कल ही मैंने बताया था आपको 3 बातें। वह नकल भी करता है, इसके साथ साथ जो है इनोवेशन भी करता है, और उसके साथ साथ उसको प्रोटेक्ट भी कर लेता है। तो इसके माध्यम से वह बहुत मजबूत होता जा रहा है, याद रखिएगा। इसके अलावा सेना पर भी बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करता है। अमेरिका के बाद दूसरी सबसे मजबूत मिलिट्री उसके पास। जनसंख्या और जो खाद्यान्नों का उत्पादन है वह अमेरिका के मुकाबले में कहीं ज्यादा है, और विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब है। उसके साथ साथ जो ट्रेड है यूएस और चाइना के बीच में, वह चाइना के पक्ष में है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें यहां पर बताई गई हैं। अगर हम न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की दृष्टि से देखें तो ऑब्वियस है यूएस थोड़ा ज्यादा मजबूत होता है। एक एक क्षेत्र पे देखिएगा, न्यूक्लियर नाभिकीय में, शक्ति में, यानी ज्यादा मजबूत है अमेरिका, ठीक है। अब इसके बाद आता है, वही बताया गया है कि चीन की जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, जो वह अंतरराष्ट्रीय मामलों में आक्रामक नीतियां अपना रहा है, जैसे इंडो पैसिफिक, साउथ चाइना सी, तो इसको लेकर के अमेरिका ज्यादा चिंतित है, यहां यह बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा चीन संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक आधार और सप्लाई चेन को भी धमकी देता रहता है। टोटल पॉपुलेशन में चाइना कहीं ना कहीं अमेरिका से बहुत ज्यादा आगे है। डिफेंस के बजट में अगर आप देखेंगे तो चाइना यूएस के बाद दूसरे नंबर पर है, यह यूएस है, यानी बहुत ज्यादा है यूएस का डिफेंस बजट, लेकिन वो भी नंबर 2 पे चाइना है। इसके बाद टोटल एयरक्राफ्ट के मामले में चाइना यूएस के बाद नंबर 2 पे है। लैंड पावर यानी जो सैन्य क्षमता है उसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो वो चाइना यूएस के लगभग आसपास आ चुका है। इसके बाद अगर हम फ्लीट स्ट्रेंथ की बातचीत करें तो फ्लीट स्ट्रेंथ में चाइना अमेरिका से आगे निकल गया है। एयरपोर्ट में अगर हम देखें तो एयरपोर्ट में आज वह 12वें पर है, लेकिन फिर भी यानी मजबूत उपस्थिति दर्ज कर रहा है। ऑयल प्रोडक्शन में अगर आप देखें तो चाइना 1 पे है, और अमेरिका नंबर 1 पे है, चाइना नंबर 5 पे है। अगर हम जियोग्राफी में देखें कुल लैंड एरिया में तो वह नंबर 3 पर अमेरिका है, नंबर 4 पे चाइना है। तो इसका मतलब है कि इन सभी अगर हम कंपेयर को देखें तो यही प्रतीत होता है कि चीन अपना ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट बढ़ा रहा है, यानी विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है, चाहे इंडो पैसिफिक हो, चाहे इंडो चाइना हो, या अन्य सभी रीजन, याद रखिएगा। और कैसे बढ़ा रहा है उसका एक उदाहरण दिया है, वन बेल्ट एंड यानी ओबोर, यानी वन बेल्ट वन रोड या ओबोर के द्वारा जो 2013 में आया था। इसके माध्यम से वह सड़कों, बंदरगाहों, पुलों, संचार व्यवस्थाओं और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से स्थल और समुद्र के द्वारा संपूर्ण विश्व को चाइना के साथ जोड़ रहा है, और संपूर्ण विश्व को चाइना
कि मैन्युफैक्चरिंग लाइन का एक हिस्सा बनाना चाहता, उसका यह लक्ष्य है। और इस लक्ष्य में जैसे जैसे वो कामयाब होता जाएगा, स्वाभाविक वो अमेरिका के लिए या अमेरिका के अस्तित्व के लिए और बड़ा थ्रेट बनता चला जाएगा। सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट इस कलर में है, मैरीटाइम सिल्क रोड इस कलर में है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इस कलर में है, चाइनीज ओवरसीज मिलिट्री बेस इस कलर में है। आप सॉरी बच्चों, नोट्स जाएगा तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और चीन चाहता है कि चीनी इकोनॉमी के साथ ये सभी क्षेत्र जुड़े और चीन पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर हो। और ऐसी स्थिति में चीन बढ़त की स्थिति में पहुंचेगा जो अमेरिका के अस्तित्व को चुनौती देने वाला साबित होगा। यही बात यहां पर बताई गई है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में अभी तक देख सकते हैं सब सहारा अफ्रीका के 43 देश शामिल हो चुके, यूरोप और सेंट्रल एशिया के 35, ईस्ट एशिया और पैसिफिक के 25, लैटिन अमेरिका कैरिबियन 20, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका 18, साउथ एशिया 16, हाई इनकम ग्रुप के 34 देश, अपर मिडिल इनकम के 42, लोअर मिडिल इनकम के 41 और लो इनकम के 30 देश इसमें शामिल हो चुके हैं। यानी ये बहुत सफल है। और G7 कंट्री में से पहला देश इटली 2019 में वन बेल्ट वन रोड को ज्वाइन कर चुका है, आप यहां से देख सकते हैं। इसके साथ वह हिंद महासागर क्षेत्र में क्या क्या अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है, कैसे, डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी के माध्यम से और उसके साथ साथ स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटजी के माध्यम से। डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी क्या होती है, यानी वह पड़ोसी राज्यों को जो भारत के हैं उनको क्या पकड़ाता है, यानी उनको आसान शर्तों पर ब्याज उपलब्ध कराता है, लेकिन मतलब ऋण उपलब्ध कराता है, लेकिन वह ऋण इतना ज्यादा हो जाता है समय के साथ कि वह देश, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, वह इसके साथ ऋण जाल में फंस जाते हैं और फिर वह प्रो चाइना नीति अपनाने को बाध्य हो जाते हैं। इसी प्रकार स्ट्रिंग ऑफ पल्स, यानी वह भारत के आसपास के जो क्षेत्र हैं या हिंद महासागर के जो देश हैं वहां पर अपने छोटे छोटे सैन्य बेस उनके बंदरगाहों पर बना रहा है और उसके माध्यम से भारत ऐसे देश को घेरने की कोशिश कर रहा है स्ट्रिंग ऑफ पल्स के माध्यम से। और यह कहीं न कहीं अमेरिका के अस्तित्व के लिए भी एक चिंताजनक स्थिति है। तो यह होता है आपका टॉपिक खत्म। अब आपसे प्रश्न है कि क्या आपको लगता है कि चीन के रूप में अस्तित्वगत खतरा अमेरिका के लिए तत्कालीन सोवियत संघ की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इस प्रश्न का उत्तर। क्या करिए, कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट लिखिए कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर। उत्तर क्या मतलब, अपने विचार आप दीजिए, हां या नहीं सॉरी, क्या देंगे, हां या नहीं, अपने विचार दीजिए इस पर, हां या नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो राइटर कहते हैं कि चीन और अमेरिका में मतभेद हैं, लेकिन इनको दुनिया को दो गुटों में बांटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और अपनी जो प्रतियोगिता है उसका प्रबंधन जिम्मेदारी से करना चाहिए। तो ये रहा आज का टॉपिक। और जीएस पेपर 1 2 3 4